बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हम नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, पहला फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये इसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज मैं आपको सारी बेसिक बातें बताऊंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेट किस लफ्ज़ से निकला है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का बेसिक डिफरेंस क्या है, और छोटा सा एक फार्मूला भी हम प्रूव करेंगे बायो-सैवर्ट लॉ से। तो आइए शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर। जी बेटा, चैप्टर 14 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, ये दो लफ्ज़ों से मिलके बना है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, चार्ज, और मैग्नेटिज्म निकला है मैग्नेट से। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ मैग्नेट। मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड पावर ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की ताकत, यानी कि जितनी मैग्नेट की ताकत ज़्यादा होगी उसकी मैग्नेटिज्म उतनी ज़्यादा है, जितनी मैग्नेट की ताकत कम है उतनी मैग्नेटिज्म भी कम है। तो बच्चे, इधर चार्ज से मुराद मूविंग चार्जेस हैं, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि जहाँ से करंट फ्लो करेगा ना, जहाँ से चार्ज फ्लो करेगा, क्योंकि करंट का मतलब क्या, फ्लो। ये मैं चैप्टर नंबर 13 में आपको बता चुका हूँ। अक्सर बच्चे ये लाइन गलत बोलते हैं, करंट फ्लो करेगा, ऐसा नहीं है, चार्ज फ्लो करेगा। तो जब ये मूविंग चार्ज फ्लो करेंगे तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो ये मूविंग चार्ज को मैं कह सकता हूँ कि आई करंट है, और पावर ऑफ मैग्नेट को मैं बी से शो करूँगा। तो बच्चे ये क्या हो गया, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। बात समझ रहे हैं ना, कि जितना करंट ज्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा। तो ये इसी का रिलेशन करंट का और मैग्नेटिक फील्ड का। असल में मैग्नेटिज्म ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है विच रिलेट्स विद द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जो कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को आपस में रिलेट करती है। तो बच्चे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो पूरे चैप्टर में करंट और मैग्नेटिक फील्ड का ही जिक्र होगा। जहां से करंट गुजरेगा उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ये जो हमारे घरों के अंदर वायर्स हैं, इसके अंदर भी तो करंट चार्ज फ्लो कर रहे हैं ना, मतलब करंट गुजर रहा है। तो अब जहां से करंट गुजर रहा है ना, आप वायर के करीब, बेशक उसके ऊपर प्लास्टिक का खोल चढ़ा हुआ है, आप उस वायर के करीब ना मैग्नेटिक फील्ड हम किससे मालूम करते हैं, कंपास नीडल से। छोटी छोटी ना कंपास नीडल मिल जाती हैं, आप उस वायर के करीब लेके जाएं जिसमें, जो आपके घरों में जिसमें से करंट गुजर रहा है, तो आप देखें कि मैग्नेटिक फील्ड की जो नीडल होगी वो डिफ्लेक्ट करेगी। तो ये हम मालूम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेक्ट करने के लिए हम टेस्ट चार्ज यूज करते थे, मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करने के लिए हम कंपास नीडल यूज करेंगे। तो ठीक है बच्चे, अब चंद बेसिक बातें आप जरा नोट करें। जो मैग्नेट का लफ्ज है ना, वो एक ग्रीक वर्ड है, एक यूनानी जुबान का लफ्ज है, ये उससे निकला है। मैग्नेशियन स्टोन, ये एक यूनानी जुबान का लफ्ज था, ग्रीक वर्ड, जिससे हमने एक मैग्नेट का लफ्ज चूज किया है। बच्चे, ये एक आयरन के, ये एक ऐसा टुकड़ा है जो लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी कि उसके साथ जाके चिमट जाता है। तो जरा तवज्जो कीजिएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इनविजिबल होती है, वो नजर नहीं आती। ये वायर है ना, उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है, वो नजर नहीं आ रही, ये इनविजिबल है। ठीक हो गया। तीसरा पॉइंट, इसकी एग्जाम्पल दें जी हमें, रेफ्रिजरेटर डोर। आप सब बच्चों के घरों में फ्रिज तो होगी, आपने देखा नहीं, जब हम फ्रिज का डोर ओपन और क्लोज करते हैं, वो जो रबड़ सी होती है वो जाके अटैच नहीं हो जाती, तो वो मैग्नेटिक फील्ड ही तो है। आप बात समझ रहे हैं ना, तो वो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है। आपके पास जो बैंक में आप एटीएम कार्ड यूज करते हैं, उनके पीछे एक स्ट्रिप बनी होती है, उसमें भी मैग्नेट यूज हो रहा है। और जो घरों के अंदर टीवी पड़े हुए हैं, टीवी और एलसीडी की जो स्क्रीन होती है ना, कभी उसके करीब गलती से भी मैग्नेट ना लेके आइएगा, स्क्रीन खराब हो सकती है, ये वार्निंग है। ठीक हो गया जनाब। नेक्स्ट, मैग्नेट क्या है, इट इज अ नेचुरल मटेरियल दैट अट्रैक्ट, ये एक नेचुरल मटेरियल है जो खींचता है अपनी तरफ, अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ आयरन, आयरन कहते हैं हम लोहे को, जो लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचता है, ये एक नेचुरल मटेरियल है मैग्नेट। नेक्स्ट जी, अर्थ इटसेल्फ इज अ वेरी बिग मैग्नेट। ये जो हमारी जमीन है, ये एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। जमीन खुद भी तो मैग्नेट है,
इसका भी नॉर्थ और साउथ पोल होता है। आपने पढ़ा नहीं, जमीन का नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये मैग्नेट ही तो है। अच्छा, सेम पोल्स रिपेल ईच अदर। याद है बेटा, हमने चैप्टर नंबर 12 के अंदर पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। तो मैग्नेटिज्म में भी यही है। मिसाल के तौर पर ये दो मैग्नेट है ना, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। ये दूसरा मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर साउथ साउथ हो तो वो भी रिपेल करेंगे। तो मैंने कहा था ना, मैं आपको फर्क भी बताऊंगा। याद रखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक अकेला पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, अकेला नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं, जबकि मैग्नेट के अंदर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। जहां पर भी होगा नॉर्थ और साउथ पोल इकट्ठे ही होंगे, कभी भी ये अलग अलग नहीं होंगे। ठीक हो गया। सेम पोल्स रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मिसाल के तौर पर ये मैग्नेट है ना, ये उसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, एक मैग्नेट। ये दूसरा मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। तो ये एक दूसरे के करीब आएंगे, अट्रैक्शन होगी। जिस तरह अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह। अच्छा जी, मैग्नेटिज्म एट द पोल इज ग्रेटेस्ट। सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म कहाँ पे होती है, पोल के ऊपर। यानी कि जो नॉर्थ और साउथ पोल है ना, ये इस जगह पर मैग्नेटिज्म की ताकत सबसे ज्यादा है। थोड़ा सा अंदर को जाएंगे ना तो मैग्नेटिज्म की ताकत कम होगी, लेकिन पोल्स के ऊपर सबसे ज्यादा होती है। और फिर वही बात, नॉर्थ एंड साउथ पोल कैन नॉट बी सेपरेटेड। इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। यही फर्क है इलेक्ट्रोस्टैटिक में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, जबकि नॉर्थ और साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करते। अगर आप किसी मैग्नेट को दो हिस्सों में काटेंगे ना, तो वो जो एक टुकड़ा बनेगा ना मैग्नेट का, वो खुद एक नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएगा। यानी कि कभी भी आप अलग नहीं कर सकते। बच्चे, ये जो डिस्कवरी है 1820 के अंदर प्रोफेसर क्रिश्चियन हंस ओयरस्टेड, ये एमसीक्यूज आ जाता, आप लोग इसको नोट करेंगे। ये साइंटिस्ट का नाम है प्रोफेसर हंस क्रिश्चियन ओयरस्टेड। 1820 के अंदर यही वो पहला साइंसदान था जिसने बताया कि जहां पर करंट हो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो आइए बच्चे इसकी डायग्राम समझते हैं। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको पता है। ये हमारे पास एक वायर है, इसके साथ मैंने एक बैटरी अटैच कर दी, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव। ये है जी स्विच। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, चार्जेस इस वायर के अंदर मौजूद है, मैंने चैप्टर नंबर 13 में आपको बताया है। अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करेगा यूं, तो करंट की डायरेक्शन हमारे पास होगी जी अपवर्ड। करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, अपवर्ड। अच्छा बच्चे, जरा इस चीज को नोट कीजिएगा कि हम ना एक कार्ड बोर्ड रखेंगे। ये आपकी बुक में एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हुआ है। ये एक कार्ड बोर्ड है, तो उसके पॉइंट लिखे हुए आपने अंडरलाइन कर लेने हैं। टेक अ कार्ड बोर्ड, एक कार्ड बोर्ड है, उसमें से एक वायर गुजर रही है कार्ड बोर्ड में से, और उस कार्ड बोर्ड के ऊपर ना आप एक नीडल रखें, कंपास नीडल। अब ये राइट हैंड रूल क्या कहता है, ये करंट है ना अपवर्ड, तो आप ये वायर है, इसमें से करंट है अपवर्ड, तो थंब किस तरफ होगा, करंट की डायरेक्शन में। द थंब विल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द कर्लिंग फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अंगूठा करंट की डायरेक्शन में होगा, जो आपकी फिंगर्स होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होंगी। तो जब आप करंट अपवर्ड करेंगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह मूव करेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बच्चे एमसीक्यूज नोट कीजिएगा, ये मैं बताता हूँ। तो जब हम कंपास रखेंगे ना, तो उसकी नीडल्स यूं मूव करना शुरू कर देंगी, ये इस तरह। तो आप देख रहे हैं करंट अपवर्ड। कैसे पता चला, राइट हैंड रूल से। ये करंट अपवर्ड, द कर्लिंग फिंगर्स। ये अगर करंट अपवर्ड होगा तो ये एमसीक्यूज नोट कीजिएगा कि करंट अगर अपवर्ड है, करंट अगर क्या है अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा जी एंटी क्लॉकवाइज। ये एमसीक्यूज नोट कर लें। इफ द करंट इज डाउनवर्ड, अगर मैं बैटरी का कनेक्शन ही उलट कर दूं, ठीक है, यानी कि ये बैटरी ऐसे लगी ना, इसको उलट कर दें, तो फिर ऊपर से नीचे करंट फ्लो करेगा। यानी कि ये वायर है ना ऐसे, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी क्लॉकवाइज। तो ये दो एमसीक्यूज नोट कर लेने बच्चे आपने। करंट अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है, अगर करंट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है। इससे ये पता चला मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना,
वो करंट की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक हो गया, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, ये नीडल जैसे ही करंट रुकेगा नीडल नॉर्थ और साउथ पोल में आ जाएंगी। तो ये जो वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना, ये इनविजिबल है, नज़र नहीं आती। ये सिर्फ नीडल रखने से, एक्सपेरिमेंट करने से ही हमें पता चलेगा। ठीक है, और जैसे ही करंट हम स्विच ओपन करेंगे करंट ज़ीरो हो जाएगा, तो ये नीडल्स फिर नॉर्थ और साउथ पोल की डायरेक्शन में यूं सीधी हो जाएंगी। तो ये करंट का फ्लो करना बताता है कि जब तक करंट फ्लो करेगा तब तक ही मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। द मैग्नेटिक फील्ड इज लास्ट एज लॉन्ग एज द करंट इज पासिंग। तो ये एमसीक्यूज आपने नोट कर ली है। अब ये बायो-सैवर्ट लॉ क्या चीज़ है, ये साइंटिस्ट का नाम है बच्चे, ये हमारी बुक में डिस्कस किया हुआ है, ऐसा नहीं है, ये आगे चल के हम एम्पेयर लॉ भी पढ़ेंगे। बायो-सैवर्ट लॉ क्या कहता है कि जितना ज़्यादा करंट पास आउट करेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 कि जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा वायर में से, जितनी बैटरी बड़ी लगाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। और मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, यानी कि आर का मतलब है डिस्टेंस। जितना आप वायर से दूर जाएंगे ना तो डिस्टेंस बढ़ेगा, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा आप दूर जाते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। तो करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, डिस्टेंस के साथ इनवर्स है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करूं, कंबाइन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो 1 और 2 की लेफ्ट साइड सेम है। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ओवर R। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे कांस्टेंट, विच इज इक्वल टू म्यू नोड ओवर 2 पाई I ओवर R। अब ये ना कहिएगा सर ये तो हमारी बुक में है ही नहीं, है बिल्कुल है। अभी 2-3 टॉपिक्स के बाद आएगा एम्पेयर लॉ, तो उधर भी मैंने आपको यही बातें बतानी है, थोड़ा सा चेंजिंग के साथ है, तो आपकी बेसिक अच्छी होगी ना, फिर आपको सही समझ आएगी। म्यू नोड ओवर 2 पाई ये कांस्टेंट है, तो B इज इक्वल टू म्यू नोड ओवर 2 पाई I ओवर R। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नोड I ओवर 2 पाई R। अब इसी 2 पाई R को आप उधर ले जाएंगे तो एम्पेयर लॉ बनेगा। इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा भी, तो इंशाल्लाह मैं आपको एम्पेयर लॉ और गॉसेस लॉ का डिफरेंस भी बताऊंगा। आपने एक एक चैप्टर के सारे लेक्चर को अच्छे तरीके से समझना है। तो इसी को बायो-सैवर्ट लॉ भी कहते हैं। कुछ बुक्स में ये मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर भी लिखा हुआ है, तो इसकी वेक्टर फॉर्म स्केलर फॉर्म है। मैंने जस्ट टू द पॉइंट बेसिक बताया जितना हमारी बुक में है, न्यूमेरिकल भी इससे सोल्व होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन से, तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। बच्चे आपकी बुक में ना एक साइड इन्फॉर्मेशन है, ज़रा आप तवज्जो करें। यानी कि ये मेरे पास ना 2 वायर्स हैं, ठीक हो गए, ये 2 वायर्स हैं, एक वायर ये है, एक ये है। ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाती हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। 2 वायर्स मैंने ले ली। अब दोनों में करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड, यानी कि करंट की डायरेक्शन सेम है। इफ द करंट इन द बोथ वायर आर इन द सेम डायरेक्शन, अब क्या होगा बताएं, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी। अब जरा तवज्जो करें, करंट अपवर्ड है। अब राइट हैंड रूल कैसे याद करना मैंने आपको बताया ना, तो ये आपकी बुक में लिखा, आपने इसको अंडरलाइन कर लेना। राइट हैंड रूल, इसको स्क्रू रूल भी कहते हैं। राइट हैंड रूल को स्क्रू, पेच कहते हैं ना, स्क्रू रूल भी कहते हैं। अच्छा, कहता जी फिस्ट, फिस्ट कहते हैं अपनी मुट्ठी को, कि आप इस वायर को यू कैन होल्ड द वायर इन द फिस्ट ऑफ योर राइट हैंड। वायर को पकड़ें अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में। द थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, द कर्लिंग फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड राइट हैंड रूल। अच्छा जी, अब करंट अपवर्ड है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, एंटी क्लॉकवाइज। करंट अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये आ गई। अब इधर भी करंट अपवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब जरा दोनों वायर्स के दरमियान जरा पिक्चर को गौर से देखें। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, इसकी वजह से डाउनवर्ड है। ये नजर आ रही है आपको, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो जब ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, तो वायर्स के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वीक। अब जब सेंटर में वीक होगा, मिड पॉइंट पे, तो बाहर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे मूव करते हैं, स्ट्रॉन्ग से वीक पार्ट की तरफ। तो ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, यानी कि एक दूसरे के करीब आएंगी। ये पहला केस है।
अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, आपने डायग्राम बनानी है और ये लिखना है थ्योरी में, द करंट इन द बोथ वायर इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द एंटी क्लॉकवाइज, द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द वायर कैंसल ईच अदर, सो एट द मिड पॉइंट ऑफ द वायर्स मैग्नेटिक फील्ड इज वीक and the outside of the wire magnetic field is strong, the wires will move from strong to weak part। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के करीब आएंगी अगर करंट सेम डायरेक्शन में होगा। अच्छा जी, अट्रैक्ट करेंगी दोनों वायर्स। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है पेपर में कि अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड हो तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। अच्छा, अब इसका उलट केस क्या है? केस नंबर 2, ये वायर है ना हमारे पास, एक वायर, ये दूसरी वायर, ठीक हो गया। अब हम ऑपोजिट केस लेते हैं। मिसाल के तौर पर इस वायर में करंट की डायरेक्शन है जी अपवर्ड, इस वायर में करंट की डायरेक्शन है डाउनवर्ड। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर करंट अपवर्ड हो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है जी? एंटी क्लॉकवाइज। ये मैंने बताया ना बच्चे आपको, ठीक है। अब देखिए, करंट अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होगी? क्लॉकवाइज, ठीक है। करंट डाउनवर्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होगी? क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज हो जाएगी इस तरह। अब आप जरा देखें, वायर के मिड में देखें, इस वायर की वजह से और इस वायर की वजह से दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? स्ट्रॉन्ग, और फिर आउटसाइड पे क्या होगी? वीक। उसका उलट है ऊपर वाले का, तो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ। तो ये वायर एक दूसरे से दूर भागेंगी, यानी कि वायर्स दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो ये पेपर में आता है एमसीक्यूज भी कि अगर दोनों वायर्स में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ये रिपेल करेंगी, और अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो ये अट्रैक्ट करेंगी। अब इनको याद करने का तरीका बताऊं आपको। जिस तरह आपने पढ़ा ना, पॉजिटिव को क्या करते हैं? रिपेल। पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करते हैं ना, चैप्टर नंबर 12 में हमने पढ़ा था। तो अगर सेम है तो रिपेल करते हैं चार्ज, लेकिन करंट के केस में उलट है। अगर करंट सेम है तो ये अट्रैक्ट करेंगे, और चार्ज ऑपोजिट चार्ज क्या करते थे? अट्रैक्ट। लेकिन अगर इधर करंट ऑपोजिट है तो ये रिपेल करेंगे, यानी कि वो चार्ज वाले का ना उलट आपने याद कर लेना है। तो ये बच्चे आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा। तो कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक भी दें। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 14 के नेक्स्ट लेक्चर भी आएंगे। एम्पेयर लॉ, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे एम्पेयर लॉ और गॉसेस लॉ का। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।